हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर जब जागो तभी सवेरा। तो उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास कई जगह पर छोटे बच्चों को काम करते देखा होगा और यहाँ पर कुछ जगह दी गई है जहाँ पर आपको उन जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ पर आपने छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा है। इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों को बाल श्रम की जो बुराई है उससे उसके बारे में बताना और नैतिक मूल्य है कि जो बाल श्रमिक होते हैं, जो बच्चे मजदूरी करनी पड़ती है, उन योजनाओं से, बाल श्रमिक योजनाओं से गरीब परिवारों को जानकारी कराना। तो इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, इस पाठ को बाल श्रम पर प्रकाश डालने के लिए हमारी पुस्तक में रखा गया है और बाल श्रमिकों की समस्या को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो उपाय और योजनाएं बनाई हैं, उनकी जानकारी ना होने की वजह से गरीब लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। तो हमारा उद्देश्य है कि आप जैसे जो पढ़े लिखे परिवार के बच्चे हैं, वो अपने आसपास से ऐसे बच्चों को ढूंढें जो पढ़ने लिखने की उम्र में श्रमिक बन गए हैं। तो हमारी शिक्षा तभी सफल होगी जब हम में से प्रत्येक जन एक बाल श्रमिक को पढ़ाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इस लेसन में। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि जैसे ही उनके घर की घंटी बजती है तो उनकी माँ गुस्से से बोलती है कि पता नहीं कौन आ गया इस बड़ी दोपहरी में, थोड़ी देर लेटने में नहीं देते। और दरवाजा खोलकर देखता है तो मनीष खड़ा था। मनीष क्या है? वो एक प्रेस वाले का बच्चा है जो अपने दोनों हाथ, छोटे छोटे हाथों में प्रेस किए हुए कपड़ों का भारी सा गट्ठर लेकर खड़ा था और बोझ की वजह से उसके हाथ डगमगा रहे थे। अब उसे देखकर उसकी माँ एक मिनट के लिए तो चुप हो गई, फिर बोली, तुझे यही टाइम मिलता है? और बोल, कितने पैसे हुए? ऐसा पूछकर उसके हाथ से गट्ठर लेकर घर के अंदर चली गई। और फिर जब उसकी माँ लौटकर आई, लेखक की माँ, तो उनके हाथों में पैसे और एक केला था। मनीष को केला दिया और पूछा कि तुम्हारा भाई दीपू कहाँ है? तो उसने बोला कि उसकी फैक्ट्री में नौकरी लग गई है। तो नौकरी? उसकी माँ ने हैरानी से पूछा। जवाब में मनीष पैसे गिनता हुआ चला गया। अब लेखक की माँ ने लेखक को अंदर बुलाते हुए कहा, बेटा इतनी तेज धूप में खेलोगे तो लू लग जाएगी, चलो अंदर आ जाओ। तभी उस लेखक के दिमाग में एक प्रश्न उठा कि उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मनीष को तो लू नहीं लगती, वो तो सारा दिन बाहर ही रहता है। अब लेखक की बात सुनकर उसकी माँ ने गहरे सांस लेते हुए कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राहुल, लेकिन परिस्थितियां मनुष्य को मजबूत बना देती हैं। और वो सोचने लगा, लेखक की मनीष और उसके भाई के साथ यह स्थिति क्यों है? क्या इनका मन नहीं करता कि वो भी क्रिकेट खेलें, स्कूल जाएं? और जब से लेखक को याद था, वो अपने गली के कोने वाले पार्क पर एक प्रेस वाली बैठती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, कुछ भी हो, प्रेस वाली जरूर आती है। और उसके जो पिता हैं वो सब्जी का ठेला लगाते हैं। शाम को जब वो लौटते हैं तो ये लोग अपना सामान ठेले पर रखकर घर चले जाते हैं। और मनीष और दीपू जो है वो ज्यादातर अपनी माँ के आसपास सड़क पर ही घूमते रहते हैं। इनकी दो बहनें भी थी, रेखा और कमलेश, जो भी आती थी। अब मनीष अकेला ही अपनी माँ के छोटे मोटे काम करता था। मनीष का बड़ा भाई दीपू 10-11 साल का था और मनीष अभी 5-6 साल का ही था। तो हमेशा लेखक इसके विषय में ज्यादा नहीं सोचता था, क्योंकि ये उनके गली के हिस्से बन गए थे जो उसे बार बार मनीष पर तरस आ रहा था। और ये सोचकर वो हैरान था कि दीपू अभी से नौकरी करेगा, वो तो अभी खुद ही बच्चा है, वो कैसे काम करेगा। और ऐसे सोचते सोचते शाम हो जाती है और लेखक फिर अपने खेलने चला जाता है। और बाद में फिर वो प्रेस वाली आंटी के पास पहुंचता है जब खेलने जाता है और पूछता है कि क्या आंटी, दीपू की नौकरी लग गई? तो प्रेस वाली उसकी तरफ खुश होकर देखती है और बोलती है हाँ। तो वो बोलती है, वो किस चीज की फैक्ट्री है? वो कहती है, ये तो हमें नहीं पता, उसके पापा आएंगे शाम को तब पूछ लेंगे। और फिर जब शाम को खेलकर लेखक अपने घर वापस आकर अपने पिताजी को ये सब बातें बताता है कि दीपू की नौकरी लग गई है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ। तो उसकी माँ चुप रहती है, उसके पिता लेकिन उस लेखक की उत्तेजना को देखकर पिताजी कोई विशेष रिएक्शन नहीं देते, बस हाँ हूँ ऐसे करते रहते हैं। अब वो अपने एक्साइटमेंट में बोले ही जा रहे थे लेखक। तो लेखक बोलते हैं कि उनकी सिविक्स की टीचर ने बताया था कि पिछले सप्ताह में उन्हें चाइल्ड लेबर के बारे में बताया था। तो लेखक अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, ये तो गलत हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। तभी उसकी माँ आ जाती है वहां पे चाय की ट्रे लेकर और कप बढ़ाते हुए कहती है कि क्या करेंगे, बेचारे गरीब लोग हैं, किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, भीख मांगने से तो अच्छा ही है। तो वो कहते हैं कि आजकल के सब चोचले हैं, बाल श्रमिक बचाओ वगैरह वगैरह, काम तो करना ही पड़ेगा। अब उसकी माँ बोली जा रही थी और पिताजी चुपचाप चाय पी रहे थे। फिर कप रखते हुए उसके पिताजी बोलते, ठीक है, पेट भरने के लिए करना जरूरी है, पर इन बच्चों की भी तो खेलने कूदने और पढ़ने की
पढ़ने का पूरा हक है। अब पिता की बात सुनकर लेखक को थोड़ा बल मिलता है और वो कहता है, पिताजी हमें दीपू और मनीष की कुछ मदद करनी चाहिए, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद करें तो हम जरूर कुछ कर पाएंगे। तो उसके पिताजी उसे आश्वासन देते हैं। फिर रात को लेखक अपने बिस्तर पर लेटता है तो ये सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और वो अपने मन में सोचता रहता है कि दीपू और मनीष भी तो हमारी तरह बच्चे हैं, उनके पास सब सुख सुविधाएं नहीं है, ना टीवी ना कंप्यूटर, ना वो कभी पिज्जा मंगाते, उन्हें भी तो स्कूल जाने का हक है। तो ये सब बातें सोचते सोचता वो सो जाता है लेखक और सुबह उठकर अपने स्कूल चला जाता है। और फिर दोपहर में जब वो अपने घर वापस आता है तो उसे सब कुछ फिर से याद आ जाता है। माँ प्रेस वाली से प्रेस के कपड़े लेने प्रेस वाली उसके घर पहुंचती है और उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए लेखक उससे बहुत सारे सवाल पूछ डालता है प्रेस वाली से। वो कहता है, प्रेस वाली की दोनों बेटियां घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती है। दीपू एक शादरा में पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री है जिसमें वो काम करता है। अब 300 रुपया उसे वेतन मिलता है और बच्चे ने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। तो घर की जो बेसिक जरूरतें होती हैं उनको ही जुटाने में यदि बच्चे माँ बाप का साथ नहीं दे तो उनका काम नहीं चलेगा। तो अब पिता प्रेस वाले की बात सुनकर लेखक जब अपने घर वापस लौटता है तो अपने पिताजी का इंतजार करता है और शाम को जब उसके पिताजी आते हैं तो वो सारी बातें उन्हें बताता है और कहता है कि पिताजी वो उसकी माँ उसको कहती है कि देखो वो दोनों जैसे धीरे हैं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, हम भी क्या कर सकते हैं, मैं हर समय महीने उन्हें कुछ ना कुछ सामान देती रहती हूँ, पुराने बर्तन बोतल, त्योहार के समय भी त्योहार का सामान भी देती हूँ। लेकिन पिताजी कहते हैं कि बात जीवन शैली की है, जीवन को दिशा देने की है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी चालू की हैं जिनकी जानकारी ना होने की वजह से प्रेस वाली जैसे लोग उनका फायदा नहीं उठा पाते। हम तो हम तो स्वयं को पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि ये लोग उन योजनाओं से जुड़कर उनका फायदा उठा सकें। सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तकें, कॉपियां, ड्रेस वगैरह मिलती है। माँ बाप के बच्चों के बिना जिन बच्चों के माँ-बाप उन्हें पैसे कमाने के लिए फैक्ट्रियों, होटलों में भेजते हैं, तो सरकार उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें हर रोज स्कूल आने के लिए बच्चों को पैसा भी देती है। दोपहर में स्कूल में मिड डे मील भी दिया जाता है। तो वो दोनों अपने उनके पास पहुंचते हैं कि तुम्हें पता है पॉलीथीन बैग का जो धुआं होता है वो बच्चों के फेफड़ों के लिए कितना नुकसानदायक होता है। तो बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है और हमारे देश के बाल श्रमिक कानून बनाया गया है इससे बचने के लिए। तो ये बहुत बड़े स्तर की समस्या है। पूरे विश्व में 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं और हमारे अपने देश में 440 लाख बाल मजदूर हैं। तो इतना इन्हें ना तो ढंग से भोजन मिलता, ना रहने की सही जगह, और वो आने वाले समय में कमजोर, बीमार और अनपढ़ पीढ़ी देश के लिए बहुत ही बड़ी अव्यवस्था का कारण बनेगी। तो ये बहुत ही दुख का विषय है। तो पिताजी की बातें सुनकर और उनके महत्व को समझकर वो और उसकी माँ एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि इतने व्यापक स्तर पर इस समस्या का तो कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं। फिर वो शाम को उसकी माँ और पिताजी प्रेस वाली के पास पहुंचते हैं और उसके पिताजी से बात करते हैं और उन्हें सारी बातें समझाकर विश्वास दिलाते हैं कि स्कूल में एडमिशन और वजीफे की जिम्मेदारी उनकी और वो उनका पूरा साथ देंगे। और फिर वो उनके साथ बैठकर नाश्ता करवाते हैं और फिर स्कूल में दाखिला आदि की व्यवस्था करते हैं। फिर वो बच्चे सुबह स्कूल जाने लगते हैं, 2 बच्चे दोपहर की शिफ्ट में जाने लगते हैं। तो इस तरह से उनका घर का भी काम चल जाता है और स्कूल का भी। अब ये लोग अपनी क्लास में बच्चों में बहुत बड़े या बहुत देर से पढ़ना शुरू करने वाले अकेले ही नहीं थे, और भी बहुत बच्चे थे। तो बच्चों, लेखक ने भी प्रण कर लिया कि अपनी जानकारी में ऐसे किसी भी बाल श्रमिक का जीवन नष्ट नहीं होने देंगे। आप भी हाथ बढ़ाइए और अपने देश को आगे बढ़ाइए। पढ़ते पढ़ते हम भी ये सब कर सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि शिक्षा पर सभी बच्चों का बराबर अधिकार है और हमें बाल श्रमिक जैसी समस्या को दूर करके गरीब बच्चों को शिक्षा का मौका प्रदान करना चाहिए। थैंक यू।